बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वाले चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों आपने अपने पास बुक भी रखनी है ताकि जो हम इधर से क्वेश्चंस रीड करें आपको वहाँ पर आंसर्स मैच होते रहें, आपको पता चलता जाए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर बोला जा रहा है और ये इस क्वेश्चन। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्यूज में है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर कहा गया कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो बच्चों सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब चीज़ों में चेंज आ जाती है। स्पीड भी चेंज हो सकती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन भी रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज हो सकती है और वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, स्पीड में चेंज करती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है और वही चेंज नहीं होगी। कन्वर्जिंग मिरर with the radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What's object distance। बच्चों ये सॉल्व करने वाला है, इसके ऊपर आपने जो है वो मिरर फार्मूला लगाना है 1/f = 1/p + 1/q। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कौन सा मिरर हम यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जिंग, और उसके लिए फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव। कन्वर्जिंग के लिए नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में ही आएगा। ये आपको सॉल्व करना है, तो आपको आंसर -15 सेंटीमीटर मिलेगा। थर्ड एमसीक्यूज में हमें बताया गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखा गया है मिरर के। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड, कहाँ पर इमेज बनेगा, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। उसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया है फोर्थ एमसीक्यूज में, एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। द इमेज है 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस है, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो बच्चों ये 1/f = 1/p + 1/q वाला फार्मूला लगना है, लेकिन आपको फोकल लेंथ को समझना है कि माइनस में क्यों आई है, क्योंकि मिरर हमारे पास कौन सा, कन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -9.9 सेंटीमीटर आएगा। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, या फोकल लेंथ, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इमेज डिस्टेंस। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर और स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर। तो दोनों चीज़ें हैं स्पीड ऑफ लाइट, बेशक वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो या एयर की बात कर रहे हो। ठीक है, उससे नेक्स्ट बच्चों हम 5th एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, 6 एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो बच्चों कनकेव लेंस हमेशा इन्वर्टेड लेकिन रियल इमेज बनाता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ को देखते हुए बच्चों रियल होता है इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है। बच्चों जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं तो आप अपनी एक्चुअल साइज से कम नजर आती है ना, तो इसलिए हम इसको डिमिनिश्ड कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मून की बात करें, ठीक है, वो रियल इन्वर्टेड तो है लेकिन डिमिनिश्ड होता है, वो अपने एक्चुअल साइज से कम नजर आता है। करीब की चीज़ें तो अपने एक्चुअल साइज में ही हमें नजर आ जाती हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा, कैमरा कैसे इमेज बनाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैमरा हमेशा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव्स होती हैं, जो फिल्म होती है, उसके ऊपर कम साइज में इमेज बना होता है। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा गया इफ रे ऑफ लाइट इज इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन अ एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल रिफ्लेक्ट ओनली। बच्चों ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली बात हमसे पूछी जा रही है कि वो कहता है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर हम कोई रे ऑफ लाइट पुट करेंगे तो क्या होगा, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उससे लेस होगी, तो फिर हम रिफ्लेक्शन की तरफ जा सकेंगे। 10th एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको एक बात याद रखनी कि वाटर का जो क्रिटिकल एंगल वो कितना, 48.8। दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विल एंगल ऑफ with an angle of incidence greater than this angle will be totally reflected। अब क्रिटिकल एंगल जब रीच हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर टोटली रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चों आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अपने पास नोट कर लेना ताकि आप
बाद में आपके पास मौजूद रहें और आप इनको रिवाइज कर सकें। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट एन प्लेन सरफेस। बच्चों हमें यहाँ पर सिंपल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हेन light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium, this is called reflection of light। part of it का मतलब ये कुछ लाइट जो है वो सोर्स एब्जॉर्ब कर सकता है। ये हम उसकी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर लाइट रे आई और यहाँ पर क्या हुई वो रिफ्लेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम इस डायग्राम को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी? नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ये सारी चीज़ें हमने रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में वैसे तो डिटेल से पढ़ी है, हम यहाँ पर उनकी सिर्फ डेफिनेशंस लिखेंगे। द परपेंडिकुलर टू अ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये देखें ये नॉर्मल ड्रा किया हुआ है रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एक, इसे हम क्या कह देते हैं? नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में हमसे पूछा हुआ कि वो क्या आता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल देखें, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के तौर पर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास मौजूद है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमसे तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टेट करें, उनकी स्टेटमेंट लिखें। डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। There are two laws of reflection: the incident ray, the normal ray, and refracted ray and the point of incidence all lie in the same plane. The angle of incidence is equal to angle of reflection. Describe how they can be verified graphically। तो बच्चों इसके लिए आपको बुक में मौजूद डायग्राम से कंसल्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर प्रॉपर्ली बताया गया है कि किस तरह ये एंगल्स बराबर होते हैं। वो डायग्राम्स इसी डायग्राम से मिलती जुलती है। देखिए हमारे पास एंगल्स बराबर आ रहे हैं और सारे जो है नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर वाले प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इंसिडेंस वाला एंगल और रिफ्लेक्शन वाला एंगल क्या आ रहे हैं? सेम, ठीक है बच्चों। ये हमने ला लिख लेना है, उसके बाद डायग्राम बनाकर थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये हम जो बुक में मौजूद टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वही हम इसके लिए आंसर के तौर पर लिखेंगे। तो यह आपने बुक से ही कंसल्ट कर लेना है। उसके बाद बच्चों 5 शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ये ऊपर हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्शन के लिए जो कि लेंस में होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए लिखते हैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। वहां पर हमने रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। बच्चों हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमसे वही पूछा गया है हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हम पहले लिखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर वैक्यूम वाली स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता है c है जो, ठीक है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और बाकी जो मीडियम से हमने रेशियो लेनी है, तो वो कौन जिस मीडियम की बात कर रहे होंगे जिसमें से जो है वो लाइट क्या हो रही होगी पास, हम उसी की बात करेंगे, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करना चाह रहे हो। तो बच्चों उसका हमारे पास फार्मूला भी है, n इज इक्वल टू सी और v। यहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अबाउट विच वी आर गोइंग टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद बच्चों 7वें शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, ठीक है, एंड पिन। बच्चों क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिकल पोर्शन, ये एक्चुअली हमारे एक जो प्रैक्टिकल्स है ना 10th क्लास की, उनका पोर्शन है। बाकी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हम बुक से देख के इजीली हम उनको याद कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी इसकी ड्रा करने वाला पोर्शन तो ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो तब हम ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12.8 में व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो इसको हम बता देते हैं व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, दिस दस इंटायर लाइट इज रिफ्रैक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, ठीक है। जिस डेंसर मीडियम से लाइट आगे जा रही थी उसी में रेयर मीडियम से लाइट वापस आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसको डायग्राम के जरिए देखना चाहें तो हम ये वाली डायग्राम यूज कर सकते हैं। इंसिडेंट रे हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था इंसिडेंट एंगल, और लाइट क्या हो गई, टोटली वापस रिफ्लेक्ट हो गई। इसे हम कह सकते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, और उसकी डायग्राम के तौर पर हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों 9वें शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछा गया स्टेट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो देयर आर टू एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर, जिस मीडियम से जा रही है वो डेंसर होना चाहिए और जिसमें जा रही है वो रेयर होना चाहिए। उसके बाद द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, वरना जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद 12.10 है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। बच्चों पहले हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो उसने पूछा हुआ है ना ड्राइवर रिलेशनशिप, ये एक एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाला, तो आप लोग इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बुक से देखकर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद 12.11 व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इज यूज्ड इन लाइट प्रोपेगेटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों ये भी एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन बस देख लेते हैं पहले। Optical fibers consist of hair-sized threads of glass or plastic through which light can travel. The inner part of the optical fiber is called core and the outer part is called cladding. बच्चों इसका inner part क्या कहलाता है, core, और outer part क्या कहलाता है, cladding कहलाता है। और ये यूज़ क्यों होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। बाकी इसकी जो इसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12.12 की तरफ आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू अ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। ये बच्चों हमने पढ़े हुए हैं, हम इनको दोबारा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा पॉइंट जो लेंस। उसके बाद बच्चों फोकल पॉइंट से डिस्टेंस वाली बात करते हैं हम फोकल लेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं 12.13 की तरफ। What is meant by the principal focus of a convex lens and concave lens? Illustrate your answer with ray diagrams, ठीक है बच्चों। हम इसको पढ़ते भी हैं और इसको ड्रा भी करते हैं। The light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point on the principal axis called principal focus और focal point। देखिए बच्चों ये पैरेलल रेज थी, ये जैसे ही कन्वेक्स लेंस में से पास हुई, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर जो है वो इकट्ठी हो गई, ठीक है, एक पॉइंट पर फोकस हो गई, उन्हें हम उसे हमने कह दिया प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये कन्वेक्स लेंस के लिए था, इसलिए हम इसी तरह हम कन्वेक्स लेंस के लिए भी पढ़ेंगे। द लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये हमने प्रिंसिपल फोकस देखा कनकेव के लिए, जिसमें रेंज रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही हैं, जिस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस कह दिया। उसके बाद बच्चों हम आते हैं 12.14 की तरफ। डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक जो है आपने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन वाला, जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस में जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद एक इमेज बनते थे, वो हमने सारा टॉपिक इसमें बताना। ये एक एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ यू कैन शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये बच्चे देखें, हमने वो कह रहा है कि आप किस तरह दिखा सकते हैं एक डायग्राम के जरिए कि एक थिन कन्वर्जिंग लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम कर सकता है। एक छोटा सा मैंने कन्वेक्स लेंस लिया है, उसको हमने ऑब्जेक्ट के सामने और अपनी आई
आई के सामने रखा है, इनके इन दोनों के दरमियान, तो उससे हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिल गया है। तो एक्चुअली हम ये इसको एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस को। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 12.16 की तरफ। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, इज एन इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज नेचर। तो बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, नो इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज एट पैरेलल एंड नेवर मीट। जो बच्चों हमने 5 केस पढ़ा था, आई थिंक 5 केस है हमारे पास, 5 या 4th केस जो इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज वाले का, जिसमें हमने देखा था कि रेज मीट नहीं होती। ये वही बताया गया कि जब मीट ही नहीं होगी तो इमेज कैसा बनेगा, और उसकी नेचर तो फिर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। 12.17 What are the differences between real and virtual images? A real image can be obtained on screen and is formed on the right side of lens, while a virtual image cannot be seen on screen and is formed on the left side of the lens. उसके बाद 12.18 How a converging lens forms a virtual image of a real object? How does a diverging lens can form a real image of real object? ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हमें एक कन्वेक्स के लिए और एक कनकेव के लिए पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए। When the object is placed between the convex lens and f, the image will be virtual. The ray diagram is shown. ये देखें बच्चों, हमने f और लेंस के दरमियान रख दिया ऑब्जेक्ट को, उससे जो है वर्चुअल इमेज मिला है और मैग्नीफाइड मिला है। दूसरे केस में हमसे पूछा गया है कि कनकेव लेंस के जरिए हम या डाइवर्जिंग लेंस के जरिए कैसे रियल इमेज बनाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है नो। अ कनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट in the air if the concave lens is placed in a medium of refractive index greater than that of glass, then it will form a real image of real object. तो बच्चों ये एक स्पेशल केस है जिसमें बताया गया कि अगर हमने उससे रियल इमेज बनाना है तो उसको हमें एक और मीडियम के अंदर रखना पड़ेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से ज़्यादा हो। ठीक है, इनकी इसको हम डायग्राम में तो नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स units. The reciprocal of focal length of a lens is called power of lens. ठीक है, power of lens P is equal to 1 over f as a unit of diopter denoted by D. 1D is equal to 1 per meter. ठीक है बच्चों, इसके अपने डायोप्टर की डेफिनेशन भी प्रॉपर्ली यहाँ पर लिख देनी है। 12.20 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये बिल्कुल वही बताया गया है, हमने उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। बच्चों ये दोनों टर्म्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर। द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली पैक्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स सोर्सेज इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। अब हम आते हैं मैग्नीफाइंग पावर की तरफ। इट इज रेशियो बिटवीन द एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। आई थिंक बच्चों यहाँ पर एंगुलर नहीं बल्कि एक्चुअल आएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और मैं भी इसको अभी आपको देख के बता देता हूँ क्योंकि ये समरी में ये मौजूद होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। बच्चों मैग्नीफिकेशन एक्चुअली इमेज हाइट वगैरह की रेशियो है और एक्चुअल साइज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअल ही आएगा, ये मिस्टेकनली एंगुलर लिखा गया है। ठीक है, अब इसके फार्मूले को भी इसको एक्चुअल ही कह लें। ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला देखें, यहाँ पर एक्चुअल आएगा। ड्रा द रे डायग्राम्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बच्चों ये डायग्राम्स आपको इजीली बुक से मिल जाएंगी, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं बनाई मैंने ताकि आप वहाँ से बुक से इसको देख के बना सकें। वैसे भी ये आपने होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के तौर पर अपने उसमें लिखा होगा। मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों इनकी जो मैग्नीफाइंग पावर्स है उनके जस्ट आपने फार्मूलाज ही लिखने हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसको इनके फार्मूलाज वगैरह बुक से देख के लिख लेने हैं। 12.24 ड्रा रे डायग्राम्स टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। ये एक इमेज है जो हमें बता रहा है कि आई के अंदर कैसे इमेजेस बनते हैं। बच्चों ये आपने ऐसे ही ड्रा कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 12.25 व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म्स नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस
हाउ कैन द डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। बच्चों हम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट होते हैं ख़ास या प्रॉपर, और डिस्टेंट दूर। images on retina is known as nearsightedness. The nearsighted eye can be corrected with glass or contact lenses that use diverging lens. बच्चों नियर साइटेडनेस के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज्ड बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। आँख में एंटर होने से पहले ही हम लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर लेते हैं, जो कि हम प्रॉपर इमेज बनाने के काबिल हो सकते हैं। टू द ऑब्जर्वर दिस लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर देयरफॉर फोकस्ड ऑन द रेटिना, thus forming a sharp image. Farsightedness. The disability of the eye to form distinct images of nearby objects on its retina is known as farsightedness. This defect can be corrected with the aid of suitable converging lenses. The lens refracts the light rays and the converge to form an image on the retina. To an observer, these rays appear to come from the far point of the eye. ओके बच्चों, अब मुझे उम्मीद है आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और सुना होगा, और इनको आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, आज हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, ये तो आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।